आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म डिस्कस करेंगे। किसी भी लॉजिकल फंक्शन को दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फर्स्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में किसी भी फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें जो हर एक इंडिविजुअल टर्म होता है वो सम ऑफ द वेरिएबल्स होता है, और जो इंडिविजुअल जो टर्म होगा उसमें उस फंक्शन में जितना वेरिएबल्स है वो सारा वेरिएबल्स उस टर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, या तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। कहने का ये मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में जो इंडिविजुअल टर्म्स है वो सम ऑफ वेरिएबल्स होगा, और हर एक इंडिविजुअल टर्म में सारा वेरिएबल्स प्रेजेंट होगा, और हर एक टर्म का फिर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, इसलिए इस फॉर्म को कहा जाता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। किसी भी लॉजिकल फंक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव रूल का यूज़ करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल का यूज़ करते हैं वो है कि a प्लस बी सी को लिखते हैं हम लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। हम लोग जानते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, बुलियन अलजेब्रा में देख चुके हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग को इस फॉर्म में लिखना होगा। अगर कोई हमको फंक्शन दिया हुआ है a प्लस बी सी, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल उसमें अप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसके साथ साथ हम लोग को ये वाला भी रूल अप्लाई करना है, जिसमें किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो ये दोनों रूल का यूज़ करके हम लोग किसी भी लॉजिकल फंक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल 1 है, इसमें एक लॉजिकल फंक्शन दिया हुआ है जो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, FABC। ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है और इसका वैल्यू है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। इस फंक्शन को हमको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में। सबसे पहला स्टेप हमको ये करना है कि इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें लगाएंगे। इस फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बार इंटू ए प्लस सी। इसको हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं ये जो पहला टर्म है इसमें वेरिएबल c नहीं है, और ये जो दूसरा टर्म है इसमें वेरिएबल b नहीं है। इसलिए हम लोग जो पहला टर्म है उसमें ऐड करेंगे c कॉम्प्लीमेंट, और ये जो दूसरा टर्म है इसमें b नहीं है, इसलिए इसमें ऐड करेंगे b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं बुलियन अलजेब्रा से c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 होता है और b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 होता है। इसलिए अगर हम लोग c कॉम्प्लीमेंट इस टर्म में ऐड कर भी देंगे तो इस टर्म में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उसके कारण। उसी तरह से सेकेंड टर्म में अगर हम लोग ऐड कर दे रहे हैं b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, उससे इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग फर्स्ट टर्म में ऐड किए हैं c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड टर्म में ऐड कर दिए b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया मेरा फंक्शन। ऐड करने के बाद फर्स्ट टर्म में c कॉम्प्लीमेंट ऐड कर रहे हैं, सेकंड टर्म में b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी। इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 2 में हम लोग देख रहे हैं, इक्वेशन 2 से हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो टर्म है यह है a प्लस बी बार प्लस सी, और ये चौथा टर्म है ये भी है a प्लस बी बार प्लस सी। देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म जो है रिपीट हो रहा है, मतलब ये दोनों टर्म डुप्लीकेट टर्म्स है। और हम लोग जानते हैं x इंटू एक्स का वैल्यू x होता है बुलियन में, अलजेब्रा में। इसलिए हम लोग दोनों में से एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, सिर्फ एक टर्म को रखेंगे। इसलिए जो फंक्शन है मेरा उसका वैल्यू आ जाएगा FABC इज इक्वल टू a प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी प्लस सी। जो टर्म 2 बार आया था उसको सिर्फ एक ही बार रखना है, क्योंकि
किसी भी टर्म को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही टर्म आता है। अब इस इक्वेशन 3 से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हर एक इंडिविजुअल टर्म है, जिस या फैक्टर भी बोल सकते हैं, जो एक जो टर्म है उसमें सम है वेरिएबल्स का और सारा वेरिएबल्स प्रेजेंट है। इसमें तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। किसी में वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है, किसी में बिना कॉम्प्लीमेंट का है वेरिएबल का वैल्यू। तो इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन आएगा जिसमें जो हर एक इंडिविजुअल टर्म है उसमें सम ऑफ द वेरिएबल्स है और सारा वेरिएबल्स प्रेजेंट है, जो इंडिविजुअल टर्म्स है वो है सम ऑफ द वेरिएबल्स, और हर एक का हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं। और इसमें इस फंक्शन का में जितना वेरिएबल का फंक्शन है उतना सारा वेरिएबल्स प्रेजेंट है, इसलिए इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। और जब किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तब जो हर एक जो टर्म होता है उसको कहा जाता है मैक्स टर्म। मतलब ये जो इंडिविजुअल टर्म है ये मैक्स टर्म है, इसलिए इस फंक्शन में 3 मैक्स टर्म है, 1, 2 और 3। पहला मैक्स टर्म है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, सेकेंड वाला मैक्स टर्म है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड मैक्स टर्म है a प्लस बी प्लस सी। इसलिए जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में जब एक्सप्रेस कर देंगे तब जो हर एक इंडिविजुअल जो टर्म है उसको मैक्स टर्म कहा जाता है। उसी तरह से स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं किसी भी लॉजिकल फंक्शन को, उस केस में जो इंडिविजुअल टर्म आता है उसको मिन टर्म्स कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्स टर्म और मिन टर्म डिस्कस करेंगे।